स्टोरी में हम देखते हैं एक शहर को जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया था। दरअसल आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेक चला जिससे ओजोन लेयर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बाद ज़मीन बंजर हो गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब सिर्फ कुछ ही इंसान ज़मीन पर बचे हुए हैं जो किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ज़मीन में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां अब इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते थे, यानी अब धरती इंसान के रहने के लायक ही नहीं बची थी। ज़मीन में हमेशा तूफान आते रहते थे। इसी तूफान में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फिंच है, जिसने एक ऐसा सूट पहना होता है जो उसे अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये रेस हर तरफ फैल चुकी थी जो इंसान के लिए खतरनाक थी। फिंच अब खाना ढूंढता है और उसे एक डॉग का खाना मिलता है। फिंच अब उस जगह पर वापस आ जाता है जहां वो रहता है। अब वो लैब में आता है जहां वो अपना काम करता था। फिंच के पास एक रोबोट और डॉग था। फिंच अपने डॉग के साथ बहुत ज़्यादा करता था। फिंच की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और वो हमेशा यही सोचता था कि उसके बाद उसके डॉग का ख्याल कौन रखेगा। फिंच इसी दौरान एक रोबोट तैयार करने का सोचता है जो उसके बाद उसके डॉग का ध्यान रखेगा। इसी पर वो बहुत सी रिसर्च भी करता है। जब वो रोबोट तैयार कर लेता है तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी में फीड कर देता है, जो चाहता है कि जल्द अज जल्द अपना काम पूरा करे। मगर फिर अचानक से लाइट चली जाती है और फिंच लाइट ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब रोबोट फिंच को बताता है कि यहाँ तूफान आने वाला है और ये तूफान काफ़ी रोज़ तक रहेगा, जिससे जान छुड़ाना नामुमकिन है। खैर अब फिंच डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से सैन फ्रांसिस्को की तरफ चला जाए। अब वो रोबोट को चलना सिखाता है। जैसे ही वो रोबोट को चलना सिखाता है तो फिर ये सब लोग सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ते हैं। फिंच की ये बस अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्टेड होती है। अब रास्ते में एक शहर आता है। वो अपना सूट उतार कर रोबोट के साथ बाहर की जानब आता है। अब इन्होंने खाना तलाश करना था। एक थिएटर में मौजूद पॉपकॉर्न्स देखकर ये दोनों बाहर ले आते हैं, मगर जैसे ही ये पॉपकॉर्न्स प्लेट में डालते हैं तो अगले ही लम्हे वो खुद ब खुद उबलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था। दरअसल यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 150 डिग्री रहता है, जिसमें किसी भी चीज़ का सरवाइव करना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर एक बात इनकी समझ में आ जाती है कि वो ज़्यादा देर तूफान से बच नहीं सकते। अब वो एक जगह रुक जाते हैं, बस के चारों तरफ कील ठोकते हैं और उनमें बस की केबल्स को बांध देते हैं। तूफान उन तक पहुंच चुका है, उनकी बस हवा में उड़ने लगती है और बाद में तूफान थम जाता है। एक्चुअली ये वो तूफान नहीं था जो कुछ देर पहले आने वाला था। तूफान के थम जाने के बाद फिंच अब बाहर देखता है कि बस का टायर फट चुका था। जैक ना होने की वजह से वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बिना बस को ठीक करना नामुमकिन था। जब वो रोबोट को ये सारी बात बताता है तो वो अपने हाथ से बस को उठा लेता है और फिंच जल्दी से गाड़ी ठीक करता है। रोबोट के इस कारनामे पर फिंच उसको नाम जेफ रख देता है और ये दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रात को फिंच बस में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि कुत्ता बहुत भौंक रहा है। जब फिंच देखता है तो उसके सामने रोबोट होता है। रोबोट कहता है कि ये डॉग की ज़ुबान समझ रहा है और उसे पता चला है कि डॉग इसे पसंद नहीं करता, जिस पर फिंच कहता है कि तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। अब वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ फिंच अपने डॉग को लेकर बस से बाहर आता है, क्योंकि ये लोग छाँव में रहते हैं। धूप का इन दोनों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब फिंच और डॉग रेस्टोरेंट में होते हैं कि तभी जेफ बाहर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अब इस रोबोट में जो डाटा सेव किया गया था वो सिर्फ 72% डाउनलोड था, इसलिए वो चीज़ों का नॉलेज नहीं जानता था, जिसकी वजह से सामने मौजूद गाड़ी में वो गाड़ी ठोक देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर फिंच बाहर आता है और वो जेफ को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें गाड़ी चलाने को किसने बोला था, उसे वापस लगो। तभी जेफ अपना हाथ धूप पे करता है जो जलना शुरू हो गया। वो जेफ को इशारा दे रहा था कि वो नहीं आ सकता। इसके बाद वो गाड़ी
वापस लेकर आता है और एक घर से टक्कर मार देता है। इसके बाद फिंच बहुत मायूस होता है और अपने डॉग के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, मगर इस बार गाड़ी रोबोट चलाता है। वो बिल्कुल ठीक गाड़ी चलाता है, जिससे फिंच खुश हो जाता है। अब वो रात को एक जगह पर स्टे करते हैं। अब जेफ यानी कि रोबोट सवाल करता है कि वो रात को सफ़र क्यों नहीं करते हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि इस ज़मीन पर बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो रात को एक दूसरे को लूटने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि धूप में कोई इंसान निकल नहीं सकता, इसलिए वो एक दूसरे को धूप में नहीं लूटते। यही वजह है कि वो रात को सफ़र नहीं करते। अगले ही रोज़ फिंच की तबीयत बहुत ख़राब होती है, जिस पर जेफ उससे पूछता है कि वो इसकी क्या मदद कर सकता है, जिस पर फिंच कहता है कि उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, मगर जेफ की मेमोरी थोड़ी बहुत बैराकिल से भी लिंक करती है। डेटा की वजह से फिंच का इलाज करता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके अगले ही लम्हे जेफ गाड़ी चलाकर आगे बढ़ता है और एक मॉल पर जाकर रुकता है। फिंच को सोता देखकर जेफ उसका छोटा रोबोट उठाकर बाहर चला जाता है। अब जेफ और उसका छोटा रोबोट मॉल के अंदर खाना ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ फिंच की जब आंख खुलती है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर इसके दोनों रोबोट्स कहाँ गायब हो गए। जल्दी से अपना सूट पहनकर बाहर आ जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही छोटा रोबोट खाना उठाकर बाहर की तरफ आता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। आवाज़ को सुनकर फिंच अंदर की तरफ भागता आता है और देखता है कि उसका रोबोट पूरी तरह से टूट चुका है। अब वो बहुत सैड होता है और जेफ को कहता है कि अब उन्हें वहाँ से चलना चाहिए। वो मज़ीद यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि उन्हें इंसानों से ख़तरा है, और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक गाड़ी की लाइट्स ऑन है जो इनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। जब फिंच को पता चलता है तो वो जेफ को गाड़ी तेज चलाने को बोलता है, मगर फिर भी वो गाड़ी पीछा नहीं छोड़ती। उन्हें एक फ्लाईओवर नजर आता है। जेफ गाड़ी को फ्लाईओवर की तरफ लेके जाता है। फिंच उसे मना करता है, मगर वो गाड़ी उस तरफ ले जाता है। अब जेफ गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देता है और फ्लाईओवर के नीचे कर देता है और गाड़ी में आकर खुद बैठ जाता है। अब फिंच को बहुत डर लगता है कि इंसान आकर कहीं इसको नुकसान ना पहुंचा दे और इसका सामान लेकर ना चले जाए। अब वो जो गाड़ी इनका पीछा कर रही थी उसे मालूम नहीं होता कि ये एक फ्लाईओवर के नीचे छुपे हैं। फिंच जेफ से कहता है कि सारा सोलर पैनल ख़राब हो चुका है। उसे इंतहाई गुस्सा आता है और वो जेफ को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना होता है। वो जेफ को बहुत डांटता है और गाड़ी के अंदर आ जाता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। जेफ भी गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिंच को एहसास होता है कि उसे जेफ को इतना डांटना नहीं चाहिए था। वो जेफ को बताता है कि जब ओजोन लेयर ख़त्म होना शुरू हुई तो लोग समझे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने खुद को घर में कर दिया, मगर कुछ इंसान जानते थे कि ये सब ठीक नहीं हो सकता और वो सब अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें कलेक्ट करते हैं। इन लोगों में भी यही शामिल था। एक दिन जब वो मॉल में गया तो मैंने एक बच्ची को देखा जो अपने सामान इकट्ठा कर रही थी। इसकी मॉम भी इसके साथ थी। वो अपनी बच्ची को गन पकड़ा रही थी और कहती कि अब अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान आया तो उसे शूट कर देना। मैं चाहता था कि उनकी मदद करूं, मगर गन की वजह से मदद ना कर सका, और कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ लोग आए और उन दोनों को बुरी तरह मार गया। इन दोनों के जाने के बाद इस बच्ची के पास गया और उसका बैग हिल रहा था जिसमें वो डॉग मौजूद था जो आज तक मेरे पास है। दोनों को तो बचा नहीं सका, मगर डॉग का ख्याल करता हूँ और इसीलिए तुम्हें बनाया। ये बात बताने के बाद फिंच सो गया। अगले ही सुबह जेफ ने फिंच की गाड़ी को लिया और वो दोबारा से फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ा। जेफ के पास वो पोस्ट कार्ड्स भी मौजूद थे जो अक्सर फिंच के पास होते थे। फिंच ने जेफ को बताया था कि ये कार्ड्स उसके अंकल ने उसे दी हैं, जबकि जेफ ने पता लगाया कि ये कार्ड्स उसके अंकल ने नहीं बल्कि उसके डैड ने उसे दिए थे। इसके बाद गाड़ी के शीशे पर आकर एक तितली बैठती है जिसको जेफ देखता है। जेफ फ्रेंच को उठाता है। फ्रेंच ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और फ्रेंच को एक बात समझ में आ जाती है कि बाहर का टेम्परेचर अब ठीक हो चुका है। फ्रेंच खुशी से बाहर आता है और अपना हाथ बाहर की जानब निकालता है, लेकिन इस बार का हाथ नहीं चलता और वो अपने सूट उतार देता है।
इसकी नज़र एक खिलते हुए फूल पर पड़ी और ओजोन लेयर जो डिस्ट्रॉय हो रही थी दोबारा से बनना शुरू हो गई और अब टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। मतलब अब कोई भी इंसान बाहर आ जा सकता है। अब एक तितली फिंच के हाथ पर आकर बैठी जिससे वो खुश हो गया कि अब ज़मीन दोबारा रहने के लायक हो गई और वो फ्रांसिस्को की तरफ सफ़र करते हैं। अगले ही सुबह हम फिंच को देखते हैं कि वो एक उम्दा सूट में होता है क्योंकि वो ज़मीन को दोबारा उसी हालत में देखकर सेलिब्रेशंस करना चाहता है। अब फिंच और जेफ दोनों एक साथ बैठे थे। जेफ ने पूछा कि आपने मुझसे एक झूठ बोला। जेफ ने बोला कि आपने बोला था कि ये कार्ड्स आपको आपके अंकल ने दिए, मगर ये कार्ड्स के नीचे तो आपके अब्बा के साइन हैं। जिस पर जेफ ने बोला कि हाँ, जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे वालिद छोड़ चुके थे और अब तक वो मुझे नहीं मिले हैं। मगर जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने ये सूट पहना, मगर आज तक मैं उनसे नहीं मिला और आज से पहले ये सूट पहनने का मौका भी नहीं मिला। उसने बताया कि आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसी वजह से उसने ये सूट पहना। जेफ ने बोला कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा पोस्ट कार्ड्स हैं, जिस पर फ्रेंच ने बोला कि उसे पूरी दुनिया घूमने का बहुत शौक है, जब भी इसके पास ये पोस्ट कार्ड्स हैं, मगर उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। फ्रेंच कहता है कि जब लोग फ्रांसिस्को पे बीच पर खड़े होकर पिक्स बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोबोट कहता है कि हम भी एक दिन ज़रूर जाएंगे, जिस पर फ्रेंच कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। फ्रेंच जेफ से कहता है कि तुम मुझसे वादा लो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे, जिस पर जेफ राज़ी होता है। कुछ ही लम्हे बाद जेफ और डॉग खेलने लग जाते हैं, मगर डॉग अपनी बॉल बार बार आकर फेंच को देता है। जेफ से कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, एक दिन ये तुमसे खेलने लगेगा। इसके बाद फेंच की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जेफ उससे बस की तरफ ले जाता है और फिर बाद में गले लगता है। फेंच जेफ से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मशीन समझा, मगर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसका शुक्रिया भी मैं अदा नहीं कर सकता। तुम तो इंसानों से भी बहुत अच्छे हो। इसके बाद जेफ गाड़ी में उसको डालता है और उसके साथ डॉग भी। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। जेफ गाड़ी का सामान इकट्ठा करता है। इसी रात फेंच की डेथ हो जाती है और जेफ बहुत दुखी होता है, मगर अगली ही सुबह जेफ फेंच की बॉडी को जला देता है। इसके बाद वो डॉग से खेलने लग पड़ता है और डॉग उससे भी। अब उन दोनों की दोस्ती होने लगती है। फेंच के समझाए हुए तरीके से वो जेफ डॉग को खाना खिलाता है। अब ये दोनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ सफ़र करते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि अब दुनिया बदल गई है, यानी कि हर तरफ हरियाली हो गई है और ज़मीन दोबारा से शादाब हो चुकी है। अब ये दोनों ब्रिज पे जाते हैं। जैसा कि फेंच ने कहा था कि यहाँ पहुँचने के बाद लोग दुनिया देख सकते हैं और खुश हो जाते हैं, और जेफ भी बहुत खुश होता है। जेफ एक साइड पर नोट देखता है जो एक लड़की ने लिखा होता है। इस नोट में था कि हम सब यहाँ पर ठीक हैं, अगर वो हमें मिलना चाहता है तो आ सकता है, और उस लड़की ने एड्रेस भी लिखा था। ये लड़की जेनिफर होती है। जेफ उनकी मदद का फैसला करता है और जाते ही उस पोस्ट कार्ड को पेस्ट करता है जिस पर उन तीनों की, यानी कि जेफ, उस डॉग और फेंच की पिक लगी होती है। और इसके बाद वो बताए हुए एड्रेस पर हेल्प करने के लिए निकल जाता है अपने डॉग के साथ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और हाँ, अपनी सपोर्ट के लिए एक लाइक एक कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।